नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पवन बंसल, आनंद शर्मा और मुझे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अंत्येष्टि में शामिल होने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग शामिल होंगे। उनके जाने से न केवल हिमाचल प्रदेश को बल्कि कांग्रेस से क्षति हुई है। और इसके अलावा सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने पवन बंसल जी, आनंद शर्मा जी और मुझे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के अंत्येष्टि में शामिल होने का निर्देश दिया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि के रूप में उनके गृहग्राम में कल जो अंत्येष्टि होगी उसमें हम लोग शामिल होंगे। वीरभद्र सिंह जी 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और छत्तीसगढ़ में भी यहाँ वो इस्पात मंत्री के रूप में भिलाई स्टील प्लांट में आए थे NHPCL के उद्घाटन में, और छत्तीसगढ़ से उनका संबंध भी है। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं। और साथ ही हम लोग महेंद्र कर्मा जी के साथ शिमला गए थे, तो हम लोगों को राजकीय अतिथि के रूप में उन्होंने सम्मान दिया था। और देखिए, पहली बात तो ये है कि 15 दिन तक के लगातार लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ और हजारों करोड़ की सड़कें बनेगी। जो हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे, सब पैसा तो किसानों को दे दिया है, मजदूरों को दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तैयार नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल में जितनी सड़कें वो स्वीकृत किए थे, निर्माण किए थे, उससे कहीं अधिक के कार्य हमने न केवल स्वीकृत किया बल्कि टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है और निर्माण भी कार्य चल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उनसे पीछे नहीं है। साथ ही अभी लगातार समीक्षा बैठक जो की जा रही है, उसमें विभागों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी जो योजनाएं थी, वो किस रूप में कहाँ पे पहुँचा है और उसमें कहाँ यदि रुकावट आई तो अड़चने क्या क्या है, ज़मीनी परेशानी क्या आ रही है, उन सबको जानकारी लेते हुए आवश्यक जो निर्देश है वो देने भी काम है। और साथ ही सबको टाइम लिमिट दिया गया है कि बात तक नहीं कर रहे हैं। जो काले कानून 3 हैं उसे वापस करने की बात हुई थी। 2 कानून तो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ, तीसरा कानून है सीधा उपभोक्ता से जुड़ा हुआ। और उपभोक्ता से जुड़ा हुआ मैं पहले भी कहता था कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटाए हैं उसका नुकसान सीधा उपभोक्ताओं को होगा। और आज आप देख लीजिए, सारे खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है, चाहे दाल की बात हो चाहे तेल की बात हो। और पेट्रोल की बात तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो मतलब तेंदुलकर के सेंचुरी की तरह ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिए। लेकिन मुख्य रूप से बात ये है कि राज्य का जो उनका सम्मान था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। इंदिरा जी थी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अभी तक के देखने में आया, अटल जी 3 राज्य बढ़ाए, नेहरू जी के समय प्रदेशों का गठन हुआ, इंदिरा जी के समय भी हुआ, अटल जी के समय भी हुआ, अनेक राज्य बने। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री है जिसमें राज्यों की संख्या घटी, ये पहली बार। तो राज्य को यदि आप समाप्त कर रहे हैं तो कम से कम वहाँ की जनता से पूछ लीजिए कि राज्य आप सहमत हैं कि नहीं हैं। कोई प्रस्ताव नहीं और आपने सीधा उसको ख़त्म कर दिया। और पुलवामा की घटना आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है कि उसके जो अपराधी 400 किलो RDX वहाँ पहुँचा कैसे। भारतीय जनता पार्टी तो केवल राजनीतिक नफ़ा नुकसान के हिसाब से वो लोग करते हैं। और रामायण गांव-गांव में सैकड़ों साल से गाया जा रहा है। हमारी प्राचीन परंपरा है छत्तीसगढ़ की। आप बिलासपुर संभाग में जाएंगे तो नौधा रामायण होता है। आप रायपुर, दुर्ग संभाग में बात करेंगे, बस्तर संभाग में बात करेंगे तो वहाँ मानस गान प्रतियोगिता होता है, रामायणों का आयोजन होता है।
यदि किसी के यहाँ कोई नवजात शिशु का जन्म होता है तो छठी में रामायण का आयोजन होता है। ये हमारी संस्कृति में है। हम अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? उन्होंने संस्कृति के लिए कुछ किया नहीं, हमारी परंपराओं के लिए कुछ किया नहीं, हमारी अपनी जो पहचान है सांस्कृतिक पहचान उसके लिए कुछ किया नहीं। अब आज यदि कोई काम हो रहा है तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद कल देर शाम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम राजनेताओं से घर जाकर मुलाकात की, तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव के घर पहुंचे और डिनर भी किया। इस दौरान बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है, तो वहीं यह अनलॉक होने के बाद उनका पहला दौरा है। कोरोना की समीक्षा आज विस्तार से जैसी आशंका WHO अथवा वैज्ञानिक, डॉक्टरों, मीडिया कर्मियों के द्वारा उसको ध्यान में रखते हुए तीसरी वेव की समीक्षा से सम्मानित जनप्रतिनिधि जो मेरे साथ मौजूद हैं वहाँ भी मौजूद थे। मैं चाहूँगा कि आपका कैमरा एक बार इन सबकी ओर भी बात करें। वैसे प्रदेश के अंदर कोरोना नियंत्रण में है। आज कुल मध्य प्रदेश में 29 केस ही हैं तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए और 38 लोग ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर गए। पूरे मध्य प्रदेश में 403 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस है। कोरोना लगभग प्रदेश में समाप्ति की ओर है। सरकार पूरी ताकत के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर टेस्टिंग कर रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं और यही कारण है हमने तय किया है कि कोरोना की प्रतिदिन टेस्टिंग 70,000 से ऊपर मध्य प्रदेश में हो। कर्फ्यू से प्रभावित गरीबों को राशन को लेकर की थी। लगभग 15 लाख हितग्राही लोगों को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के राशन वितरण की व्यवस्था की। सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित मंत्रीद्वय ने, विधायकों ने पात्रता पर्ची के संबंध में भी अपने अपने सुझाव। जानलेवा कोरोना वायरस न सिर्फ फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलाकर सांसें रोक रहा है, बल्कि ये शरीर के बाकी अंगों को भी प्रभावित कर रहा है, जिसका खुलासा भोपाल एम्स के एक स्टडी में हुआ। भोपाल एम्स के मुताबिक 21 शवों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि कोरोना वायरस न फेफड़ों ही नहीं बल्कि किडनी, ब्रेन और पैंक्रियाज, लिवर और हार्ट तक भी पहुंचकर अपना घातक असर दिखाया है। भोपाल एम्स ने बताया कि इस स्टडी के मेडिकल जर्नल में पब्लिश होने के लिए भी भेजा जाएगा और मौत के 20 घंटे बाद तक कोरोना वायरस शरीर में पाया गया और मृतक के RT-PCR रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। भोपाल एम्स के डायरेक्टर सरमन सिंह के मुताबिक पोस्टमार्टम किए गए 21 शवों में 45% के ब्रेन में कोरोना संक्रमण पहुंचा था और 90% शवों की किडनी में कोरोना वायरस पहुंचा। जिन शवों के पैंक्रियाज में कोरोना पाया गया वो 35% थे। तो उधर भारतीय जनता पार्टी के बस्तर संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा अपने 5 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे। संभाग मुख्यालय जगदलपुर में कार्यकारिणी की बैठक के बाद अन्य जिलों का प्रभारी ने दौरा भी किया। शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में शिवरतन शर्मा ने राज्य की कांग्रेस सरकार को विफल सरकार करार दिया और शर्मा ने कहा कि संभाग में विकास कार्य रुक गए हैं। आम लोग कांग्रेस की सरकार को चुनकर पछता रहे हैं। आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संभाग के सभी सीटों में जीत दर्ज करेगी और इस दौरान शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाए। सुकमा के चितलनार में 600 क्विंटल चावल गायब होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की रहते राज्य में भ्रष्टाचार पनप रहा है। मामले में दबाव के चलते FIR भी दर्ज नहीं की गई। वही नाम फिर से किए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है।
ऐसी भाषा का उपयोग माननीय दीपक बैज जी ही कर सकते हैं। वास्तव में तो मैं कहता हूँ दीपक बैज जी ने ही नाक कटवा ली। 2.5 साल में वो अपने क्षेत्र में पूरे संभाग में कहीं कोई विकास का काम नहीं करा पाए, यहाँ के भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए, लोगों को कोई सुविधा न दिला पाए, तो उसमें मैं समझता हूँ दीपक बैज जी की ही नाक कटी। पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है कि 2023 में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा बस्तर संभाग की हम पूरी सीटें जीतेंगे और देश प्रदेश की और खासकर बस्तर संभाग की जनता को भी ये बात अच्छे ढंग से ज्ञात हो गई है कि 2018 में उनने कांग्रेस को चुन करके गलती की है। उनके मन में पछतावा है क्योंकि पूरे बस्तर संभाग में विकास के काम रुके हैं। पूरे बस्तर संभाग में जो शासन की हितग्राही योजनाएं चलती थी वो योजनाएं रुकी है और पूरी तरह से सरकार भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त है। जहां विकास कार्यों में पुराने विकास कार्य हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, वहीं जो हितग्राही योजनाएं चल रही है उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जिसका उदाहरण चिंतलनार में 600 कुंटल चावल का गायब हो जाना, गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री में चावल मिलना था वो चावल का ना मिलना, सब जगह भ्रष्टाचार को देखकर जनता तंग है। वहाँ महिला स्व सहायता समूह वाले FIR कराने गए थे, उनकी FIR नहीं लिखी गई। भारतीय जनता पार्टी उस विषय में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जिस दिन से सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है तब से सोशल मीडिया पर एक टिक लाइन चल रही है कि बिके हुए को बिका हुआ माल मिला। वहीं इसका पलटवार करते हुए बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की दलाली की दुकान बंद करा दी, कांग्रेस के स्टेटस अब गिर गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस से गद्दारी करी थी, जो डील की बातें सामने आई थी उस इंस्टॉलमेंट की आखिरी किस्त केंद्रीय मंत्री के रूप में सामने आई है। और जिस दिन से उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला, जब से सोशल मीडिया पे यह एक टेकलाइन चल रही है कि बिके हुए को बिका हुआ माल मिला, क्योंकि अब एयर इंडिया की स्थिति सब जान रहे हैं कि किस प्रकार घाटे में चल रही, कर्ज के दलदल में धसी हुई है, किस प्रकार वो अपनी संपत्तियों को नीलाम कर रही है और पूरी तरह से एयर इंडिया घाटे में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में काम करने को नहीं। तो सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि बिके हुए को बिका हुआ काम मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस की दलाली की दुकान बंद करा दी, कांग्रेस के शटर गिर गए और शटर गिराने का काम किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। इसलिए कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। 15 महीने की दलाली की सरकार, 15 महीने की भ्रष्टाचार की सरकार, 15 महीने की कांग्रेस की वो सरकार जिसने केवल अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार किया, उसमें आखिरी कील ठोकने का काम किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। उन्होंने उन मुद्दों पर कांग्रेस छोड़ी जिसके लिए सही मायने में किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। वो कांग्रेस जो देशद्रोह का काम करती है, वो कांग्रेस जो जनता के खिलाफ काम करती है, उस कांग्रेस को लात मारकर बाहर निकले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उन्होंने जनता की सेवा और देश की सेवा और मोदी जी की सरकार में जो विभाग उन्हें मिला है, देखिए नए ढंग से चमकेगा। और ये बात ध्यान रखिए, किसी भी उपक्रम को बेचने का काम कांग्रेस की सरकार में होता था। हम जोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस की पूरी तरह से दुकानें बंद कर दी, इसलिए वो इस तरह की बातें उनके बारे में फैला रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी देशभक्त हैं, गद्दार वो हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। विदेश में कोदो, कुटकी, रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेश में मिशन मोड में मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में बड़े क्षेत्र में मिलेट का उत्पादन होता है। मिलेट्स के संग्रहण, प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसान, महिलाओं और समूहों और युवाओं के लिए रोजगार के साथ अच्छी आय के साधन विकसित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यक्रम में वन विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोदो, कुटकी और रागी के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि कर प्रसंस्करण के जरिए से तमाम उत्पाद तैयार कर प्रदेश में मिलेट्स की खपत को बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा समेत रजदा, नंदगांव, कवर्धा, बेमेतरा और सरगुजा के कुछ क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए चुनिंदा विकास खंडों में मिलेट क्लस्टर चिन्हांकित किए गए हैं और उन्नत खेती को बढ़ावा दिए जाए, इसलिए ये केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं और मिलेट्स को खेती से महिला
सहायता समूहों को जोड़ा जाए। उन्होंने गढ़केलेवा को व्यंजन में कोदो, कुटकी और रागी से तैयार व्यंजनों को शामिल करने को कहा है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब किसान भी सड़क पर उतर आए हैं और मध्य प्रदेश के रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशन पर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में हुई वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने संभागीय मुख्यालय रीवा कॉलेज चौराहे पर मास्क लगाकर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए सड़क के किनारे खड़े होकर प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने कहा कि देश में बैठी जन विरोधी मोदी हुकूमत प्रत्येक क्षेत्र में फेल हो चुकी है। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर बेतहाशा वृद्धि से देशवासियों की आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। देश की अधिकांश आबादी के पास रोजी रोटी का संकट है। पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा वृद्धि से देश की हर वस्तु महंगी हो गई है। खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा है। सरकार केवल सरकार बनाए रखना, सरकार बचाए रखना देश सेवा नहीं है। इससे बेहतर तो फिर अंग्रेजों की सरकार थी, मजबूत सरकार ही। हम सरकार से इस आंदोलन के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि आप अपने वादे पर खरे उतरिए। आप महंगाई के सवाल को लेकर सत्ता में आए, आप बेरोजगारी के सवाल को सत्ता में लेकर आए, आप शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल पर सत्ता में आए। आज जितनी बातों को आपने कहा वो सच चौपट हो चुकी हैं। हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि महंगाई पर आप रोक लगाइए, रोजगार के अवसर बढ़ाइए और कोरोना महामारी से निपटिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वही हश्र होगा आपका भी, जो आज तक के सरकारें इतिहास बन चुकी है। अब आप वर्तमान नहीं रहेंगे, इतिहास बनकर ही रहेंगे। की सरकार ने डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद तेल सब चीज़ों में महंगाई बढ़ा दी है और किसानों का जो किसान 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि हमारे को उचित दाम दे दो हमारे फसल का, वो नहीं दे रही है और ये उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। इसलिए आज संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया है कि जब तक महंगाई और तीनों के कानून वापस नहीं लेंगे। छत्तीसगढ़ में एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ रायपुर के कोतवाली पुलिस ने राजद्रोह का अपराध दर्ज कर लिया है। एससीबी के लिखित शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। अब जल्द ही जीपी सिंह की गिरफ्तारी होने की संभावना आ सकती है। जानकारों के अनुसार यह छत्तीसगढ़ में किसी आईपीएस अधिकारी पर अब तक की पहली बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी के दौरान एडीजी के सरकारी बंगले से कुछ चिट्ठियां और पेन ड्राइव भी मिले थे। वहीं उनकी जांच के बाद अब कोतवाली पुलिस ने जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया है। सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 346 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, तो वहीं 446 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश के पॉजिटिविटी दर 1% है। एक दिन में प्रदेश भर में हुए 33,948 सैंपलों की जांच हुई है। गुरुवार के आंकड़ों को मिलाकर प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9,97,035 हो गया है। वहीं 9,78,654 संक्रमित स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रदेश में अब कुल 4,914 मामले सक्रिय हैं। राजधानी रायपुर में 19 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। सर्वाधिक 45 मामले सुकमा जिले में दर्ज हुए हैं। खबर एमपी के बालाघाट से है, जहां खैरलांजी जनपद अंतर्गत आने वाले गांव डोंगरिया में सगी 8 बहनों ने मिलकर अपनी मां के अंतिम संस्कार को मुखाग्नि दी है। वहीं दरअसल गांव कटेदरा निवासी भूरन बाई पिछले 10 सालों से गांव डगरिया में अपनी बड़ी बेटी के साथ रह रही थी, जिनके 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। भूरन माई के पति पहले ही दुनिया के से अलविदा चल बसे थे। इसके अलावा उनका कोई बेटा भी नहीं था। ऐसे में 8 बहनों ने ये तय किया कि वे मां के अंतिम संस्कार की रस्में निभाएंगी और इन रस्मों को निभाने में गांव वालों ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने पुरानी परंपराओं से हटकर एक नए कदम उठाया है। बहनों ने सिर्फ मुखाग्नि दी, अपितु मां के अर्थी को कंधा भी दिया। युवती ने बताया कि उनका कोई भाई न होने के चलते उन्होंने यह कदम उठाया और 8 बहनों ने मिलकर पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए एक नई सोच की शुरुआत की है। मैं रुक्मणी ढोमने और मेरी 7 बहनें मिलकर मेरे पिताजी और भाई न होने से हमने 8 बहनें ने मिलकर अपनी माताजी का दाह संस्कार किया और
परंपरा को तोड़कर नई सोच की शुरुआत की और इन 10 वर्षों के बीच हमारी माताजी हमारी बड़ी बहन अनीता ढूंढने के पास रही और इन्होंने सेवा किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ के यहां ईओडब्ल्यू विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल एसडीओ करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। एसडीओ जिस घर में रहता था उसकी अनुमानित कीमत ही 4 करोड़ बताई जा रही है। इतना ही नहीं, एसडीओ के पास से 75 बीघा जमीन और कई फ्लैट्स और दुकानों के कागजात भी बरामद हुए। दरअसल ईओडब्ल्यू विभाग को एसडीओ के खिलाफ गोपनीय शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि एसडीओ ने काफी बेनामी संपत्ति अर्जित की है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए ईओडब्ल्यू की टीम ने एसडीओ रविंद्र कुशवाहा के ग्वालियर स्थित बंगले में छापेमारी की और इस छापेमारी में एसडीओ करोड़पति निकला। छापेमारी में पता चला है कि एसडीओ के पास ग्वालियर भोपाल में 3 फ्लैट्स, प्लॉट और दुकानें भी हैं। ईओडब्ल्यू के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एसडीओ पीडब्ल्यूडी ग्वालियर श्री रविंद्र सिंह कुशवाहा के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने अपनी पदस्थापना के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की है। उसकी शिकायत की जांच उपरांत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार और जिला पुलिस बल से सहयोग लेकर के बल प्राप्त करके और आज यहाँ पर डीवीसी में मकान नंबर B14 में छापा डाला गया है। इसके अलावा दूसरी टीम हमारी डीएसपी तोमर साहब के नेतृत्व में गंगाचल नदी में पारस विहार कॉलोनी में मकान में छापा डाल रही है और छापे में इनके मकान से अभी नकदी, ज्वेलरी, बैंक के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं, जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। अभी तो इसकी पूरी सर्चिंग की गई है, इसका पूरा जब विश्लेषण किया जाएगा उसके उपरांत ही बताया जाना सर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर अटल नगर में तेजी से बसावट और जन सुविधाएं बढ़ाने पर जोर देते हुए राजधानी रायपुर के नए शहर और पुराने शहर के मध्य बसाहट के कार्य को विशेष प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। वन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर और संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि नवा रायपुर अटल नगर को तेजी से विकसित और व्यवस्थित शहर बनाने के लिए प्राथमिकता से कार्य किए जा रहे हैं। बसाहट में बढ़ोतरी के लिए होटल, हॉस्पिटल, कॉलेज, सिविर सेंटर, ट्रांसपोर्ट हब जैसे तमाम सुविधाएं विकसित करने रियायती दर पर भूखंड आवंटन किया जाएगा और इस प्रकार नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को 689 करोड़ रुपए की राशि के 2732 एकड़ भूमि का आवंटन भी किया गया है। मध्य प्रदेश में भिंड को अंतर्राष्ट्रीय एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। दरअसल मामला भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी सुमित शर्मा ग्राफ गढ़ी में 28 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। एसबीआई एटीएम से रुपए न निकलने पर 2 लड़कों ने कहा कि आपकी हेल्प कर दूं और कार्ड लेकर वापस देते हुए कहा कि आपका कार्ड खराब है। जब मैं घर आया तो 80,000 निकालने का मैसेज आया। पीड़ित ने यह बयान दिया है, मैंने एटीएम कार्ड चेक किया तो वह किसी और के नाम था, जो कि आरोपियों ने बदल दिया था। इस बात की थाना पहुंचकर फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई। भिंड एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एएसपी कमलेश खरपुसे के निर्देश पर एक टीम बनाई गई और जिसके बाद आखिरकार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और 9 एटीएम समेत अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। ये 28/5 को एक फरियादी है, उसके एटीएम बदल के 80,000 रुपये अज्ञात बदमाशों ने निकाल लिए थे। आज गिरफ्तार पंजीबद्ध किया गया 420। मध्य प्रदेश के रीवा में मऊगंज क्षेत्र में अन्याय अत्याचार की सारी हदें पार हो रही हैं। दरअसल बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश वर्मा की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। बता दें कि राजेश वर्मा अपने साथियों के साथ पड़ोसी रमेश साकेत के घर में जबरन घुसकर गए और घर के अंदर का वीडियो बनवाकर और उसको धमकी दी। दरअसल बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश वर्मा पहले सत्ता का दम दिखाते हुए प्रशासन स्तर पर रमेश साकेत के घर से खुद के लिए रास्ता निकलवाने के लिए जोर लगाने के बाद अब घर में घुसकर जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया है। पड़ोसी रमेश साकेत का कहना है कि पुलिस प्रशासन यदि राजनीतिक दबाव में कानूनी कार्रवाई नहीं करती तो उसके परिवार की जान को खतरा है। एक साथ हमारे साथ बात कर चुके हैं और हमारा घर दिलवा देंगे।
चाहे कुछ हो। हाँ हमारे पास रुपया पैसा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। कितने बजे की बात है? ये लगभग 4 बजे की बात थी। 4 बजे दोपहर? हाँ अच्छा 5 बजे के लगभग। अच्छा शाम? हाँ शाम को 5 बजे के लगभग। फिर इसके बाद क्या हुआ? ये लोग जब घुसे तो कुछ लोग ये सीन हमारे लड़के बच्चे सब बाहर लगे थे, खाना कुछ खा रहे थे और वीडियो बना करके चले आए और धमकी दी, उनको जान से खत्म कर दिया। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।